नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स बच्चों के दुश्मन में। तो आइए इस कॉमिक्स को पढ़ते हैं। बच्चों के दुश्मन। दिल्ली का एक व्यस्त बाजार दरियागंज में स्थित राज पब्लिक स्कूल। छुट्टी की घंटी अभी बजी ही थी कि कक्षाओं से निकलकर बच्चे टिड्डी दल की तरह स्कूल के कंपाउंड से गुजरकर मुख्य गेट की ओर लपके। राज पब्लिक स्कूल। और ठीक उसी समय स्कूल के बाहर सड़क पर से गुजरता सामान से लदा एक टेम्पू इतनी तेजी के साथ लहराकर मुड़ा कि सामान से भरा एक बंडल ठीक स्कूल के मेन गेट के पास आ गिरा। धप। झटके के साथ जमीन पर गिरने के कारण बंडल जगह जगह से फट गया और चॉकलेट के कई पैकेट इधर उधर छितरा गए। चॉकलेट, अरे वाह, मुफ्त की चॉकलेट। देखते ही देखते बच्चों के झुंड उस बंडल पर टूट पड़े। चॉकलेट की बरसात हुई है, आहा, यम यम यम, लूटो लूटो। और पलक झपकते ही बंडल खाली हो चुका था। वाह, मजा आ गया, आहा, मुफ्त की चॉकलेट क्या स्वादिष्ट है। अरे, यह दृश्य देखते ही चौकीदार उनकी तरफ लपका। अरे अरे बच्चों, क्या करते हो? फेंको फेंको इन चॉकलेटों को। इस प्रकार लावारिस पड़ी चीजों को खाना खतरनाक है, फेंको। ठीक उसी क्षण वह बच्चा त्योरा कर जमीन पर गिर पड़ा। अरे, क्या हुआ इसे? कहीं चॉकलेट छीनकर फेंक देने से तो नहीं? नहीं। बच्चे की हालत देखते ही वह बुरी तरह से उछल पड़ा। आंखें फटी की फटी रह गई उसकी। हे भगवान, इसके मुंह से तो झाग निकल रही है। चॉकलेट में जहर था। और निगाहें घुमाते ही जैसे उसे सांप सूंघ गया। कुछ पलों तक सन्नाटे किसी अवस्था में खड़ा रह गया वह, किंतु फिर अगले ही पल उसके कंठ से एक जबरदस्त चीख उबल पड़ी। खून खून, जहर, चॉकलेट में जहर है। और पागलों के समान वह उन बच्चों की तरफ लपका जो चॉकलेट या तो खाने जा रहे थे या खाना शुरू कर चुके थे। नहीं नहीं बच्चों, चॉकलेट मत खाना, इसमें जहर है, फेंक दो चॉकलेट, मैं कहता हूं फेंक दो। आनंद फानन में ही आसपास से गुजरते बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए और बच्चों के हाथों से चॉकलेट छीन छीन कर फेंकने लगे। फेंको फेंको इसे, इसमें जहर है। जबकि उधर चौकीदार स्कूल के प्रिंसिपल के कक्ष में, गजब हो गया सर, जल्दी चलिए, स्कूल के बहुत से बच्चों ने जहर भरी चॉकलेट खा ली है। क्या? ओह माय गॉड। दरियागंज स्थित पुलिस स्टेशन। हेलो, सब इंस्पेक्टर नाथन हियर। क्या? ओह नो, मैं पहुंच रहा हूं। सायरन बजाती पुलिस जीपें व पेट्रोल गाड़ियां आंधी तूफान की तरह घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। पी पी। तत्पश्चात कई एम्बुलेंसों के सायरन भी बज उठे। पी पी। हताहत बच्चों को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। और उस शाम को समाचार पत्र, टीवी, रेडियो इत्यादि संचार व्यवस्थाएं चीख उठी। सांध्य दैनिक। आतंकवादी कार्रवाई, करीब 700 बच्चे तीक्ष्ण विष से मारे गए, 1000 की हालत गंभीर। आज के मुख्य समाचार, दिल्ली के कई स्कूलों पर एक साथ एक जैसा जहरीला आक्रमण। बच्चों को चॉकलेट में मिश्रित साइनाइड विष दिया गया। एक समाचार पत्र में आतंकवादियों द्वारा भेजे गए एक पत्र के अनुसार इस कार्रवाई की जिम्मेदारी जैबरा आतंकवादी संगठन ने ली है। दिल्ली पुलिस तुरंत सक्रिय हो उठी। रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। प्रत्येक ऐसे स्थान की जांच की जाने लगी जहां से आतंकवादियों के शहर से बाहर निकलने का जरा सा भी संदेह था। उधर अफ्रीका के एक गुलाम टापू से जनरल टम्टा के आतंकवाद का खात्मा करने के बाद नागराज भारत की राजधानी दिल्ली पहुंचा। यहां वह होटल राज पैलेस के एक शानदार कक्ष में ठहरा हुआ था। गुड मॉर्निंग सर, आपका दूध और आज का समाचार पत्र। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। अखबार खोलते ही नागराज की निगाहें सुर्खियों पर चिपक कर रह गई। विश्वव्यापी जैबरा आतंकवादी संगठन दिल्ली में सक्रिय, उसका पहला निशाना मासूम बच्चे। लगता है यहां भी मैं शांति के साथ नहीं रह सकूंगा। तब तक तो नहीं जब तक जैबरा का एक भी आतंकवादी यहां जीवित है। तभी नागराज साथ वाले कमरे से आती उठापटक की आवाजें सुनकर चौंक उठा। खड़ाक ठाक फटाक। मेरी छठी इंद्री कह रही है कि साथ वाले कमरे में जरूर कोई गड़बड़ है। और अगले पल वह अपने कक्ष की खिड़की से निकलकर साथ वाले कक्ष की खिड़की की तरफ रेंग रहा था, जबकि साथ वाले कक्ष में जैबरा से गद्दारी करके कोई जीवित नहीं रह सकता। टोनी, आह, सड़क सड़क। बस गज्जे, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसे उठाकर खिड़की से नीचे फेंक दो। नहीं। गंजा टोनी को उठाने के लिए आगे बढ़ा। चलो टोनी, तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों के पास पहुंचा दे। नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ। और अगले पल गंजे ने उसे 15वीं मंजिल से नीचे उछाल दिया। हा हा हा। आह। किंतु नागराज ऐसे हादसे से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार था। शू शाय। नागरस्सी गिरते हुए टोनी के शरीर से लिपट गई और उसे वापस ऊपर खींचने लगी। गंजे ने जब यह अविश्वसनीय दृश्य देखा तो उसने रिवॉल्वर निकालकर नागरस्सी पर कई फायर झोंक दिए। धाएं धाएं। लेकिन हड़बड़ाहट में सभी निशाने चूक गए और इससे पहले कि वह कोई और फायर कर पाता, आह, सांप सांप। सांपों ने उसकी हिम्मत तोड़ दी थी। उसके बाद नागराज ने उसे और शैतानी करने का अवसर नहीं दिया। ठड़ाक।
गंजे के तीनों साथी नागराज को यूं एकाएक खिड़की पर प्रकट होते देख जड़वत हो गए। फिर जब वे सोचने समझने लायक हुए तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाले और नागराज पर दनादन गोलियां चलाने लगे। धाई 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 धाई। काश बेचारे जानते होते कि मुझ पर गोलियां असर नहीं करती। नागराज पर गोलियों का असर क्यों नहीं होता, जानने के लिए पढ़ें नागराज का प्रथम कॉमिक नागराज। और शीघ्र ही उन्हें इस कटु सत्य का एहसास हो गया। पूरे हो गए तुम लोगों के अरमान। अब मैं कुछ करता हूं। पहले तो अपने यह खतरनाक खिलौने इधर दे दो। नागरस्सी की मदद से नागराज ने तीनों के रिवॉल्वर झटक लिए और अब हाय ठाक, मानवता के दुश्मनों का दुश्मन ठड़ाक एक बार फिर मानवता की खातिर लड़ रहा था। धुम हाय उफ। और जब वह इस कार्य से निवृत्त हुआ तो खिड़की से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। आह उफ। नागराज खिड़की की तरफ लपका। लगता है गोलियों की आवाज सुनकर किसी ने पुलिस को बुला लिया है। टोनी प्यारे, जल्दी यहां से निकल चलो वरना पुलिस रोक लेगी, चलो। लेकिन नागराज ने उसे रोक दिया और स्वयं भी खिड़की से नीचे उतर आया। इधर से नहीं प्यारे, इधर से हवा में उड़कर जाएंगे उस पार सामने वाली बिल्डिंग तक। क्या? अरे भाई, मारना ही था तो बचाया क्यों था? और इस बार नागरस्सी सामने वाली इमारत की छत पर मुंडेर पर लिपट गई। चलो चुपचाप मेरी पीठ पर सवार हो जाओ और कसकर पकड़ना। टोनी को नागरस्सी से पीठ पर बांधकर नागराज नागरस्सी पर झूल गया और फिर सड़क को पार करते हुए उसने सामने वाली इमारत पर पांव जमा दिए। धप। फिर नागराज तेजी से ऊपर उठने लगा। छत पर पहुंचने के बाद नागराज ने अपनी बेल्ट खोली और उसे ओवरकोट में बदलने लगा। प्यारे भाई, आंखें खोलो। क्या हम जिंदा हैं? पाठक जानते हैं कि नागराज का फोल्डिंग ओवरकोट बेल्ट के रूप में नागराज के पास हर वक्त रहता है। उस इमारत से नीचे उतरकर दोनों एक टैक्सी में सवार हो गए। दोनों अब पुराने किले की तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद दोनों पुराने किले के एक निर्जन खंडर में थे। हाँ प्यारे, अब सीधी तरह मुझे जैबरा के बारे में बता रहे हो या तुम्हारी भी अक्ल दुरुस्त करनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम नागराज हो, आतंकवाद के दुश्मन। जैबरा संगठन एक खतरनाक आतंकवादी गिरोह का नाम है जो अपनी मांगे बनवाने के लिए बच्चों को भी नहीं बख्शता। विश्व बम विस्फोटों से मासूमों की जिंदगी ले लेता है। रुपया इनका ईमान धर्म है। इस समय ये लोग विदेशी इशारे पर देश में तोड़फोड़ और आतंकवादी कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व जैबरा का एक खास आदमी चीता पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तब पुलिस को इसका सबक सिखाने के लिए बच्चों की हत्याएं हुई। लेकिन तुम इनके विरुद्ध कैसे हो गए? इसकी भी एक कहानी है नागराज। मुझे संगठन ने अप्पू घर में बम फेंकने का काम सौंपा था। उस दिन जैबरा का एक आदमी मुझसे मिला। टोनी, तुम्हें आज यह बम अप्पू घर में बच्चों की भीड़ के बीच फेंकना है। मैंने अपना काम निपटाया। धड़ाम। सैकड़ों बच्चे व बड़े उस बम कांड में मारे गए। फिर मैंने अपना मेहनताना लिया। तुम्हारा काम हो गया, शाबाश, या लो 1 लाख रुपया। और फिर जब मैं घर पहुंचा तो घर के आगे लगी भीड़ को देख मेरा माथा ठनका। मुझे पता चला कि मेरी पत्नी के साथ ही मेरी मासूम 3 वर्षीय पिंकी और राहुल भी उस बम विस्फोट में मुझसे हमेशा के लिए छिन गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पिंकी, राहुल, सुनीता, मेरे बच्चों, उफ, हे भगवान, यह क्या हो गया प्रभु? आह, मैंने अपने हाथों अपना हरा भरा घर संसार उजाड़ दिया। उस दिन के बाद मुझे अपने साई से भी नफरत हो गई। मैं जीना नहीं चाहता था, लेकिन मरने से पहले जैबरा सहित उसके पूरे संगठन का सफाया कर देना चाहता था। तुम कातिल हो। तुमने सैकड़ों घरों की रोशनी लूटी है। आज तुम्हारे अपने घर में अंधेरा हो चुका है। हा हा हा। अपने मासूम बच्चों के खूनी हो तुम, बीवी के हत्यारे हो। नहीं नहीं नहीं। मैंने कसम खाई, मैं यह घिनौना काम छोड़ दूंगा और जैबरा से अपने बीवी बच्चों की मौत का बदला लूंगा। तब मैंने 2 अन्य सदस्यों से जैबरा के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। जो तुम जानना चाहते हो उसका परिणाम जानते हो? हाँ, मौत, लेकिन मेरी नहीं, उस शैतान जैबरा की। और तभी से संगठन को मेरी तलाश है। इसका मतलब जैबरा तक पहुंचने का रास्ता तुम नहीं जानते? जैबरा तक हमें केवल चीता ही पहुंचा सकता है। चीता? हाँ, चीता। जैबरा का दाहिना हाथ है वह। दिल्ली की सर्वाधिक सुरक्षित तिहाड़ जेल में कैद है वह। टोनी, भारत मेरी मातृभूमि है और मैं अपने देशवासियों को जैबरा के आतंक से मुक्ति दिलाने के बाद ही दिल्ली से जाऊंगा। नागराज, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तो फिर आओ मेरे साथ। दोनों किले से बाहर निकल गए। फिर वे एक टैक्सी में सवार तिहाड़ जेल की तरफ बढ़ रहे थे। इस जेल की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में तुम कुछ जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत, जो अपने दूसरे साथियों से सुना है। जेल से कुछ ही दूर उन्होंने टैक्सी छोड़ दी। नागराज, तुम करना क्या चाहते हो? मैं चीता को जेल से निकालना चाहता हूं। नागराज की बात सुनकर टोनी आश्चर्य से उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो नागराज? यह संभव है? क्यों?
नागराज, इस जेल की 20 फुट ऊंची चार दीवारी के ऊपर दिन रात सिपाहियों का पहरा रहता है और तुम्हारी मंजिल है वह टावर जिसकी कोई सीढ़ी नहीं है। उसकी छत पर ही कहीं कुख्यात कैदियों को 4 स्टेन गन धारियों की निगरानी में रखा जाता है। चारों 1 महीने तक ऊपर रहते हैं। 1 महीने के बाद क्रेन की सहायता से दूसरे 4 सिपाहियों को ऊपर भेजकर उन्हें नीचे लाया जाता है। सिपाहियों व कैदियों का खाना भी रोज ऊपर रस्सियों द्वारा भेजा जाता है। अगर हम टावर की छत पर हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंच जाएं तो टावर के ऊपर अनधिकृत उड़ान भरते किसी भी हेलीकॉप्टर या विमान को ये मशीन गन द्वारा गिरा सकते हैं। ओह, इसका मतलब टावर के ऊपर मशीन गन भी है। हाँ। दोनों फिर एक टैक्सी में सवार हो गए। बहुत सुरक्षित जेल है। हाँ, तो तुमने चीता को छुड़ाने का विचार त्याग दिया? जवाब में नागराज मुस्कुराया और बोला, मैं आज रात ही चीता को जेल से निकाल लाऊंगा। क्या? रात के 1 बजे नागराज का हेलीकॉप्टर तिहाड़ जेल के आसपास दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा था। तुम हेलीकॉप्टर में ही मेरा इंतजार करना, ठीक है? कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर जेल से थोड़ी दूर मैदान में उतरा। विश यू बेस्ट ऑफ लक नागराज। और नागराज चल पड़ा एक और खतरनाक मिशन पर। जैसे ही चार दीवारी के ऊपर घूमते सिपाही एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने लगे, नागराज भागकर दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर रेंगने लगा। कुछ ही क्षणों में वह ऊपर पहुंच गया। फिर वह जेल के अंदर की दीवार पर रेंगने लगा। ओह, सिपाही के पलटने से पहले नीचे पहुंच जाऊं, नहीं तो व्यर्थ का हंगामा होगा। दीवार से नीचे उतरकर उसे वहीं रुक जाना पड़ा। उफ, यह सर्च लाइटों की रोशनी सारे मैदान में घूम रही है। इससे बचकर ही टावर तक पहुंचना होगा। कुछ देर वहीं रुककर वह सर्चलाइट के दायरों की गति व दिशा का अध्ययन करता रहा और इस बार जैसे ही दायरा उसके सामने से निकला, उसने जीप की तरफ दौड़ लगा दी। 25 गिनने तक मुझे जीप तक पहुंचना होगा। सर्चलाइट का दायरा नागराज की तरफ आया, किंतु बाल बाल बचा। नागराज सुरक्षित जीप के नीचे पहुंच चुका था। सर्चलाइट के आगे निकलते ही नागराज जीप के नीचे से निकला और टावर की तरफ भागा। टावर के नीचे पहुंचकर दीवार पर रेंगना खतरनाक हो सकता है, शायद कोई अलार्म छिपा हो। उसने अपनी कलाइयां ऊपर की और उनमें से नागरस्सियां निकलकर ऊपर उठ चली। नागरस्सी टावर के ऊपर मशीन गन से लिपट गई और नागराज ऊपर उठने लगा। टावर पर सावधान खड़े सिपाही इस आश्चर्यजनक घटना से बेखबर थे और अगले क्षण एक बिजली सी चमकी और उस चमक के समाप्त होते ही बेहोश हो चुके थे 3 सिपाही और नागराज चौथे सिपाही पर बरस रहा था। बता, चीता कहां कैद है? आह! नागराज की कहर ढाती आवाज ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। यहां इस जाल के नीचे कैद है वह। चाबी कहां है इसकी? जेलर के पास। इस बीच नागराज की चमकदार आंखें उसे सम्मोहित कर चुकी थी। अब तुम चुपचाप यहां खड़े रहो। आधे घंटे बाद जब होश में आओगे तो सब भूल चुके होंगे। फिर वह लोहे के जाल की तरफ बढ़ा। इस जाल को बाहुबल से ही उखाड़ना होगा। उफ, बहुत मजबूत जाल है। ठाक! नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उफ, घुप अंधेरा है, किंतु मैं तो अपने नाग नेत्रों द्वारा अंधेरे में भी देखने में सक्षम हूं। नागराज की निगाहें चीता को तलाशने लगी। चीता, कहां हो तुम? मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूं। तभी चीता की आवाज उस अंधेरे को चीरती हुई सुनाई दी। कौन है वहां? मैं यहां हूं। नागराज उसके पास पहुंचा। क्या तुम ही चीता हो? हां, जेब्रा ने मुझे तुम्हें छुड़ाने के लिए भेजा है। ओह, तो जल्दी करो ना। नागराज ने जंजीरें पकड़ी और बारी बारी से अपनी बलिष्ठ बाजुओं की मदद से उन्हें दीवार में से उखाड़ दिया। कमाल का बलशाली है। खड़ाक! और चीता जंजीरों की कैद से मुक्त हो गया। अंधेरे में भी कैसे काम कर रहा है यह। जल्दी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। दोनों ऊपर पहुंचे। यहां से नीचे कैसे जाएंगे हम? चुपचाप सब देखते जाओ। नागराज ने कलाइयों से नागरस्सी छोड़ी। अकेले ही सब सिपाहियों को बेहोश कर दिया बिना हथियार के। और यह मूर्ति बना कैसे खड़ा है? शू शाय! नागरस्सी चार दीवारी के साथ बने सर्चलाइट टावर से लिपट गई। हैं, मैं कहां हूं? या मुझे क्या हो गया था? चीता, हम इस रस्सी के सारे जेल की चार दीवारी तक जाएंगे। तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। इस बीच चीता द्वारा झंझोड़े जाने से सिपाही का सम्मोहन टूट चुका था। चीता नागरस्सी को पकड़कर लटक गया। अरे, ये दोनों कौन हैं? इन्हें रोकना होगा। जरा सावधानी से जाना चीता, रस्सी हाथ से न फिसल जाए। अजीब सी गिलगिली सी रस्सी है या। नागराज भी चीता के पीछे नागरस्सी पर लटक गया, उस सिपाही से बेखबर जिसने उन पर मशीन गन तान दी थी। रुक जाओ दोनों, वरना गोली मार दूंगा। ओह, लगता है सिपाही होश में आ गया है। इसने यह रस्सी वहां तक बांधी कैसे? जादूगर लगता है यह। दोनों को ना रुकता देख सिपाही ने मशीन गन का मुंह खोल दिया। तड़ 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 तड़, जिंग जिंग। ओह, वह मशीन गन चला रहा है। मुझे चीता को अपनी आड़ में रखना होगा।
गोलियों की आवाज से चीता हलकान हो रहा था। बाप रे, अब कोई नहीं बचा सकता हमें। गोलियां या तो इधर उधर से निकल रही थी या नागराज के शरीर से टकराकर बेकार हो रही थी। क्यों महंगी गोलियां बर्बाद कर रहा है यह। परंतु दूसरी तरफ गोलियों की आवाज से सारी जेल में भगदड़ मच गई थी। अरे क्या हुआ, ये गोलियां क्यों चल रही हैं टावर पर से? कुछ दिख भी तो नहीं रहा। खतरे का सायरन बजाओ, ऊपर सर्चलाइट की रोशनी डालो। तभी सर्चलाइट का प्रकाश उनकी तरफ घुमा और वे रोशनी में नहा गए। उफ। सर्चलाइट टावर पर खड़े सिपाही अब उनके नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। आने दो इन्हें, जैसे ही नीचे आएंगे दबोच लेंगे। उधर चीता ने जैसे ही अगला हाथ आगे बढ़ाया उसकी नजर नाग के मुंह पर पड़ी। अरे बाप रे सांप, मैं तो मर गया रे। किसी ने सही कहा है कि सांप को अचानक देखने से बड़े बड़े सुरमाओं की हवा खिसक जाती है, किंतु नागराज हरदम सतर्क रहता है। उसने लपककर चीता को बाहों में भर लिया। डरो मत और मुझे कसकर पकड़ लो। जेलर भी अब तक टावर पर पहुंच चुका था। हम भाग नहीं सकते, स्वागत की पूरी तैयारी है। आओ बेटा, तिहाड़ से भागोगे? किंतु उन्हें पकड़ने की इच्छा जेलर के मन में ही रह गई। ठड़ाक आ! नागराज की करारी लात ने उसे टावर के नीचे दीवार पर उछाल फेंका और इससे पहले कि बाकी सिपाही कुछ कर पाते, नागराज व चीता उन पर कहर बनकर टूट पड़े। धाड़ ठाक। किंतु जेल में सिपाहियों की संख्या बहुत अधिक थी। वे सब टावर का घेराव कर रहे थे। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, और समय बर्बाद किया तो हो सकता है बाहर से भी सहायता आ जाए। भागना ही बेहतर रहेगा। उधर चीता भी यही सोच रहा था, अतः उसने टावर से छलांग लगा दी और नागराज यह देखकर दंग रह गया कि न केवल वह सही सलामत जमीन पर पहुंच गया बल्कि एक तरफ भाग भी निकला। यह तो वाकई चीते की तरह फुर्तीला है। फिर नागराज भी वहां नहीं रुका। धाएं! सिपाहियों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग भी की, किंतु सब व्यर्थ रहा। नागराज चीता के पीछे झाड़ियों में विलीन हो गया। और जिस समय पुलिस की पेट्रोल जीपें उन्हें सड़कों पर खोज रही थी, पी वे हेलीकॉप्टर में बैठे अभेद्य कही जाने वाली उस जेल से बहुत दूर जा चुके थे। चीता, किंग जेब्रा के आदेशानुसार हमें तुम्हें जेल से छुड़ाना था। अब तुम हमें अड्डे तक का रास्ता बताओगे तो हम तुम्हें सुरक्षित वहां छोड़ देंगे। जरूर दोस्त। हेलीकॉप्टर सूरजकुंड की निर्जन पहाड़ियों की ओर ले चलो। शीघ्र ही हेलीकॉप्टर एक निर्जन पहाड़ी स्थल पर मंडरा रहा था। टोनी, यहां पर 2 चक्कर सीधे लगाकर एक चक्कर उल्टा काटो और फिर 3 बार लाइट ऑन ऑफ करो, तभी तुम यहां पर सही सलामत उतर सकोगे। टोनी ने वैसा ही किया भी, जो कि शायद कोई गुप्त संकेत था। जवाब में नीचे से भी लाल रोशनी दिखाई दी। फिर नीचे रोशनी में नहाया एक हेलीपैड नजर आने लगा। टोनी, रास्ता साफ है, हेलीकॉप्टर उतार दो। टोनी ने हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया। कुछ ही देर बाद वे तीनों एक अंधेरे हॉल में खड़े थे। यह अंधेरा क्यों है? बस किंग जेब्रा के आते यहां रोशनी हो जाएगी। और तभी रोशनी के साथ किंग जेब्रा हॉल में प्रकट हुआ। आओ नागराज, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, और यकीन जानो कि तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं आए हो। होटल राज पैलेस पर मेरे आदमियों से मुठभेड़ के बाद से यहां पहुंचने तक की तुम्हारी कोई गतिविधि मुझसे छुपी नहीं थी। तुमने अपनी मौत को स्वयं अपने घर आने का निमंत्रण दिया है जेब्रा। मैंने कसम खाई है कि तुम जैसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारूंगा। नागराज का यह बदला हुआ रूप देखकर चीता को जैसे होश आया। किंग, मैं कुछ समझा नहीं। इसने तो आपके कहने पर मुझे जेल से छुड़ाया है। तो मूर्ख हो चीता। इस शख्स ने केवल हमारे अड्डे तक पहुंचने के लिए ही इस गद्दार टोनी से मिलकर तुम्हें जेल से छुड़ाया है, वरना यह तो हम जैसे लोगों का पक्का दुश्मन नागराज है। और सुनो, मुझे अब से 1 घंटे बाद लंदन की फ्लाइट पकड़नी है। मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूं। इसे इस काबिल न छोड़ने की यह अपनी कसम याद रख सके। यह सुनते ही चीता ने नागराज पर छलांग लगा दी। धूम धाड़ धड़ाम। इस बीच जेब्रा वहां से निकल चुका था। ढिशुम। नागराज के धुआंधार वारों से चीता बेदम हो चुका था। हाय, मुझे छोड़ दो। तुझे सिर्फ जेब्रा के बदले छोड़ सकता हूं। मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता बता दो। और फिर चीता उसे सब कुछ बताता चला गया। क्रोधित नागराज ने अपनी दोनों खड़ी उंगलियों का वार उसकी आंखों पर किया। जा नीच, जब तक पुलिस नहीं आ जाती यहीं अंधेरे में भटकता रहे। आह! नागराज टोनी के साथ दीवार की तरफ बढ़ा और उसने चीता द्वारा बताया गुप्त बटन दबा दिया। फलस्वरूप दीवार में मार्ग नजर आने लगा। दोनों आगे बढ़ चले। उस गलियारे में बढ़ते हुए दोनों हेलीपैड तक पहुंच गए, जहां उनका हेलीकॉप्टर जेब्रा के आदमियों के कब्जे में खड़ा था। टोनी, कहीं चीता ने हमें गलत कोड तो नहीं बता दिया? हम तब भी इनसे निपटने के लिए तैयार हैं। हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचते उन्होंने दोनों को रोका। अपना कोड नंबर बताओ। ZBR-666। कोड नंबर सुनते ही वे संतुष्ट हो गए और अगले ही क्षण दोनों हेलीकॉप्टर द्वारा आकाश में उड़ रहे थे। टोनी, सड़क की तरफ बढ़ो, अभी वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। कुछ ही दूरी पर जेब्रा की कार आंधी तूफान की तरह दौड़ी जा रही थी।
कल सारे संसार में यह खबर फैल जाएगी कि बुलडॉग, विलियम व सीमैन जैसे दिग्गजों का खात्मा करने वाला नागराज जेब्रा के दाएं हाथ चीता के हाथों मारा गया। बेचारा नागराज अपनी कसम न पूरी कर सका। अरे यह कार हिल क्यों रही है? अरे यह तो हवा में उठ रही है। और सच्चाई यह थी, यह चमत्कार उन अनगिनत सर्पों का था जो नागराज के जिस्म में वास करते हैं। और अगली सुबह दिल्ली वासियों के लिए उत्तेजना भरी थी। दरियागंज पुल पर जेब्रा का बेहोश जिस्म टंगा था। राज कॉमिक्स। और उस पर यह पोस्टर लटका हुआ था, यह व्यक्ति आतंकवादी दल का सरगना जेब्रा है जिसने आपके मासूम बच्चों की हत्याएं की। अब मैं इसे आप लोगों के लिए ही छोड़कर जा रहा हूं, नागराज। किसी ने यह दृश्य देखते ही पुलिस को फोन कर दिया था, किंतु पुलिस के पहुंचने से पहले ही जेब्रा क्रोधित भीड़ का शिकार बन चुका था। लोगों ने पत्थर मार मार कर उसे जान से मार डाला था। उधर नागराज के कहने पर टोनी एक पब्लिक टेलीफोन बूथ में प्रविष्ट हुआ। हेलो कमिश्नर साहब, खूंखार आतंकवादी जेब्रा के ठिकाने का पता नोट कर लीजिए। और पता बताने के बाद जब वह बूथ से बाहर निकला तो नागराज का कहीं पता न था। ओह नागराज, तुम दिल्ली वासियों को छोड़कर चले गए, लेकिन कोई बात नहीं। अपराध के खिलाफ तुम्हारी इस जंग का एक सैनिक मेरे रूप में अभी भी यहां मौजूद है। मैं कसम लेता हूं कि मेरे रहते दिल्ली में अब कोई नया जेब्रा सिर नहीं उठा सकेगा। समाप्त। तो दोस्तों, नागराज सीरीज की यह कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। नागराज की अगली कॉमिक्स होगी प्रलंकारी मणि। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।